कोई है ऐसा आंदोलनकारी जो अपने घर में आग लगा दे कि मैं इस विरोध में अपने घर में आग लगा रहा हूँ, पर हम सार्वजनिक संपत्ति, रेल के डब्बे, रेलवे स्टेशन, इन पे आग लगा रहे हैं, इनको तहस नहस कर रहे हैं, तो यह कदापि स्वीकार योग्य नहीं है। यह बहुत ही बुरा कदम है और इसका हम सभी सैनिक पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोध जो है जो हो रहा है, इसमें जो लोग मौका का फायदा उठा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि देश भी कोई चीज़ होता है। सेना के लोगों ने ऐसे लोग हैं जो बिना पेमेंट का अपना पूरी तनख्वाह सेना के लिए छोड़े हुए लोग एग्जाम्पल हैं, जो 1 रुपया के वेतन देके सेना की पूरी नौकरी के जनरल तक। आज ये जितने कोचिंग संस्थाएं जो विरोध में बोल रहे हैं, ये कोचिंग संस्थाएं क्या कर रही हैं? ये पैसा ले करके बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं और वहाँ सरकार वेतन दे के आपको ट्रेनिंग दे रही है। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जब सेवानिवृत्त जब आप बाहर आएंगे तो आप एक योग्यता लेकर के आएंगे, एक रकम आपके पास रहेगी, आपके पास एक प्रशिक्षण रहेगा। और फौज में जो जाता है ना, वो सैलरी के लिए नहीं जाता है। सबसे पहले बात ये निकाल देना कि फौज जो है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का साधन नहीं है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के वही बच्चे जाते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। जाते हैं, लेकिन फौज जो है ना, आपको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का साधन नहीं है। ये अपने पहले दिमाग से निकाल देना चाहिए आदमी। आज ये जो देश में इसके विरोध में सारा हंगामा और अराजकता फैलाई जा रही है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जा रहा आंदोलन और विरोध के नाम पे, यह सर्वथा अनुचित है। और मैं तो कहूँगा कि सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के आंदोलन या किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति, जो कि हमारी अपनी संपत्ति है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान न किया जाए और नुकसान करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश भर में जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा फैली हुई है, विरोध हो रहा है, लगातार सरकार के प्रयास के बाद देख रहे हैं रोज़ रोज़ नए नए संशोधन भी हो रहा है। और इसी बीच में सेना का आज तीनों सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें मुख्य जो बातें कही गई है कि भाई जो ये स्कीम है, एक तो रोल बैक नहीं होगा, दूसरी बात ये कही गई है कि जो लोग उपद्रव और हिंसा में शामिल हैं उन्हें जो है अग्निवीर में जो है नहीं लिया जाएगा अगर वेरिफिकेशन होता है, उनका नाम अगर FIR में कहीं भी पाया जाता है। एक तरीके से सेना ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया है कुछ देर पहले जब बैठक हुई, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हमारे साथ यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं, तीनों जो सेनाओं की तरफ से, आर्मी, नेवी और आपके जो है एयरफोर्स की तरफ से, ये सारे लोग, और ये लोग अपने सेना में जो एक तरीके से नौकरी करके वहाँ से अपनी अवधि जो है करके लौट चुके हैं, और इनका क्या अनुभव है, इनकी क्या राय है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आप ही शुरुआत कर दें, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए और इसके बाद। मेरा नाम डॉक्टर कमल कुमार शुक्ला हुआ। आप आर्मी में, नेवी में कहाँ थे सर? बताता हूँ। हमारे यहाँ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम, जो एक अखिल भारतीय संस्था है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों अंगों के सेवानिवृत्त सेनानी, वेटरन्स की संस्था है। मैं एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हूँ और अभी यह जो अग्निपथ स्कीम सरकार द्वारा लाई गई है, यहाँ हम जितने साथी हैं, हम इसके सभी समर्थन में हैं, इसका समर्थन करते हैं। अब आप पूछेंगे इसका क्यों समर्थन करते हैं? वही मेरा सवाल है, क्यों करें? तो इसका समर्थन इसलिए करते हैं कि इसके आज ये जो देश में इसके विरोध में सारा हंगामा और अराजकता फैलाई जा रही है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जा रहा आंदोलन और विरोध के नाम पे, यह सर्वथा अनुचित है। और मैं तो कहूँगा कि सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के आंदोलन या किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति, जो कि हमारी अपनी संपत्ति है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान न किया जाए और नुकसान करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मित्र, ऐसा है कि किसी भी आंदोलन या विरोध में हम अपना घर नहीं जलाते। कोई है ऐसा आंदोलनकारी जो अपने घर में आग लगा दे कि मैं इस विरोध में अपने घर में आग लगा रहा हूँ, पर हम सार्वजनिक संपत्ति, रेल के डब्बे, रेलवे स्टेशन, इन पे आग लगा रहे हैं, इनको तहस नहस कर रहे हैं, तो यह कदापि स्वीकार योग्य नहीं है। यह बहुत ही बुरा कदम है और इसका हम सभी सैनिक पुरजोर विरोध करते हैं। सर, ये बात तो आंदोलन की हुई और हिंसा की हुई, जिसका हर कोई जो है, अब जो आपने बोला हम समर्थन करते हैं, तो क्यों करते हैं, वो बात क्यों करना चाहिए? अग्निपथ जो स्कीम योजना सरकार द्वारा लाई गई है, जिसमें 4 साल के अनुबंध में 17 से 21 और अब 23 है, 17.5 से जो भी उम्र के लोग हैं, इसमें यह जो सेना में नियुक्ति होगी बच्चों की, इसमें 25% बच्चों को पुनः आगे का
सर्विस कंटिन्यू करने दिया जाएगा और 75% बच्चों को सेवा वापस आना पड़ेगा एक मुश्त रकम के साथ। दुखद है ना सर? दुखद नहीं है, दुखद इसलिए नहीं है कि कुछ साथियों का, जो आंदोलनकारियों का, इस अग्निपथ के जो विरोध में लोग बोल रहे हैं, उनका मानना है कि नहीं पूर्ववत स्थिति रखी जाए, पूर्ववत स्थिति रखी जाए। अब ये अग्निपथ क्यों ज़रूरी है, क्यों अच्छा है, क्यों इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। इसमें ऐसा है कि पहले जितनी संख्या में रिक्रूटमेंट होता था उसकी 3 गुना संख्या में अब रिक्रूटमेंट होगा। यानी पहले यदि 100 बच्चे ले जाते थे तो अब 300 बच्चों की बहाली होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 300 बच्चे 4 साल तक प्रशिक्षित होंगे, इन प्रशिक्षित बच्चों में जो बेस्ट कैडेट होंगे वो आगे 25% आगे सेना में कंटिन्यू करेंगे। अतः सेना में जो अभी भर्ती होती थी लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें जो हम एक रॉ मटेरियल से लेते थे, उसमें जो चयन होगा वो प्रशिक्षित वर्ग से हमारा 25% जाएगा। तो इससे सेना बहुत मजबूत होगी, सेना इससे नौजवान होगी। और जो 75% बच्चे जो बाहर आएंगे वह भी एक प्रशिक्षण, एक योग्यता और एक मुश्त रकम लेकर के बाहर आएंगे। और 21 साल की उम्र ही क्या होती है, 4 साल यूं ही के देखते देखते कट जाएगा और 21 साल के बाद वो पुनः अपना जीवन आगे चलाने के लिए उनके लिए पूरा आकाश खुला है, उनके लिए पूरी सारी तरह और बहुत सारे सरकारी गैर सरकारी महकमों में उनको आरक्षण मिलेगा और वो अपना जीवन, जो यानी कहेंगे जो बेरोजगारी की समस्या, अनस्किल्ड बेरोजगारी की समस्या है, वो स्किल्ड बेरोजगार के रूप में अपना ये रोजगार पाएंगे, सर्विसेज पाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में जब उनको एक पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, आज ये जितने कोचिंग संस्थाएं जो विरोध में बोल रहे हैं, ये कोचिंग संस्थाएं क्या कर रही हैं, ये पैसा ले करके बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं और वहाँ सरकार वेतन दे के आपको ट्रेनिंग दे रही है। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको जब सेवानिवृत्त जब आप बाहर आएंगे तो आप एक योग्यता लेकर के आएंगे, एक रकम आपके पास रहेगी, आपके पास एक प्रशिक्षण रहेगा और इस प्रकार आप अपने सुंदर भविष्य क्या वहाँ फिर से शुरुआत कर सकेंगे और इस प्रकार से आप एक प्रशिक्षित ट्रेंड रहेंगे। और बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, ये पहले जैसा हो वैसा ही करिए। तो यदि पहले जैसा वैसे करिए तो इन जो 75% को मान लिया कि 75% जो बाहर निकले इनको क्या मिलेगा। आज कम से कम इतने ज़्यादा बच्चों को प्रशिक्षण, रोजगार 4 साल के लिए ही सही एक प्रशिक्षण, रोजगार और एक मुश्त रकम मिल रही है जिससे आप आगे अपना जीवन प्रारंभ कर सकेंगे। हम समझ गए, बाकी लोगों से भी हम लेते हैं। सर ने जो कहा आप उस बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे, है ना? बिल्कुल, मैं सर की बातों से मेरा अब आगे का सवाल ये रहेगा वहाँ से कि आपके समय में जो लड़के सवाल उस दिन भी आपसे बोले कि भाई आपके समय में होता तो आपको सर कैसा लगता, आप हमारे लिए तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमने सारा कुछ निकाल दिया है, यहाँ तक कि मेडिकल टेस्ट होना बाकी, अब ज्वाइनिंग 2019 में जो है कोरोना के चलते नहीं हुआ और आप अचानक इसको रद्द कर दे रहे हैं, आपने TOD ला दिया, तो हमें तो बहुत बुरा लगा। अब आपके समय होता तो क्या करते? जिन बच्चों ने कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन पास किए हैं या रिटेन दिए हैं और उनका जो खारिज हुआ है, तो वैसे बच्चों के लिस्ट के लिए हम लोगों ने सांसद महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री तक बात पहुंचाने के लिए बात किया गया है कि उन बच्चों को तो कैटेगरी या प्राथमिकता देना चाहिए जो ऑलरेडी रिटेन पास कर लिए हों या मेडिकल उनका सेना के लिए हो गया हो। दूसरी बात, ये बच्चे जो ऑलरेडी जो पास हैं मेडिकल में, वो निश्चित रूप से उसके अंदर क्षमता है और वो मेडिकली फिट है, तो निश्चित रूप से वो दूसरी बार में भी जाएगा तो भर्ती हो जाएगा। क्योंकि उम्र तो निकल जा रही है, नहीं, उम्र जो है मतलब अभी 23 साल किया गया है। और दूसरा क्या है कि हम बता दें, सेना में पहले भी शॉर्ट सर्विस कमीशन की भर्ती और बॉयज़ नेवी की भर्ती, जो नेवी में 10 साल करने के बाद बिना पेंशन का लोग आते थे और 10 साल पूरा नहीं होता था उससे पहले वो अपने तकनीकी योग्यता के आधार पर विदेशों में अच्छे जॉब या कॉन्टैक्ट में अपना करके लोग सिविल में अदर सर्विसों में गए हुए हैं। सेना में नौकरी करने का उनको प्राथमिकता मिलती है और लोग जो अपनी नौकरी पूरा करने से लोग अपना आवेदन दे करके निकलते हैं सर्विसों से। जैसे हम लोगों ने 15 साल किया तो हम जवान से ही रिटायर हुए, लेकिन हमारे ही साथ पढ़ने वाले लड़के जिन्होंने इस समय को, अपॉर्चुनिटी को अपनाया, उसका यूज किया, उपयोग करके वो लोग सेना में अफसर हुए और आज वो लोग ब्रास लगा के, स्टार लगा के सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उन बच्चों को केवल जवान में ही बने रहना नहीं, आप अगर डिसिप्लिन है, कहीं भी सेना में जाना तो पहले आपको अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है। आपके माता पिता ने आपको पढ़ा लिखा करके और खिला पिला के जवान की इस उम्र तक 17 से 22 के आवाज़ में लाया है ताकि बुढ़ापे में आप उनका सहारा बने। ये राजनीतिक मुद्दों के चक्कर में, आवेश में आकर, मतलब लग रहा है कि राजनीतिक
जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोध जो है जो हो रहा है, इसमें जो लोग मौका का फायदा उठा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि देश भी कोई चीज़ होता है। सेना के लोगों ने ऐसे लोग हैं जो बिना पेमेंट का अपना पूरी तनख्वाह सेना के लिए छोड़े हुए लोग एग्जाम्पल हैं, जो 1 रुपया के वेतन देके सेना की पूरी नौकरी की, जनरल तक और एडमिरल तक। तो ये ऐसा नहीं त्याग की नौकरी है। बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन अपने पेंशन के पैसे से, अपने जो उनका रिटायरमेंट का पैसा होता है उससे गाँव के रोडों को बनाया, व्यवस्थाओं को टेको, अनेकों एग्जाम्पल है। तो मैं इन जवानों को बोलूँगा कि आप पढ़ो, 4 साल में अपॉर्चुनिटी, जो आप घर में बिजली पानी जो नहीं पाते हो, सेना के बैरक में रहोगे जहाँ हर व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था में ट्रेनिंग के अलावा अलग से पढ़ाई करो, सिविल सर्विस में जाने की पढ़ाई करो और अपना ज्ञान मैनेजमेंट आप कंटिन्यू करते रहो। कितना टाइम मिल जाता है? समय मिलता है सेल्फ स्टडी। अभी भी IAS एयरफोर्स ठीक एग्जांपल, लेकिन बिल्कुल बताया जाता है नहीं, कि फिजिकल ट्रेनिंग, देखिए टैलेंट कभी प्रतिभा छुपती नहीं है और ये अच्छा अवसर मिलता है इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए। सेना खुद अपनी मटेरियल एग्जामिनेशन मटेरियल TYDT भेज के एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। जो लड़के IAS PCS के एग्जाम या बैंक PO की परीक्षा पास करते हैं उनको बिना पेंशन का रिटायर किया जाता है और वो लोग दूसरे कैडर में जाते हैं। तो ये सेना में पहले भी रहा, 60 सर्विस जो कमीशन अफसर लोग जो भर्ती हुए उनको बिना पेंशन का रिटायर किया जाता है और वो सिविल में आके अच्छे नौकरी करते हुए बहुत सारे लोग आप लोगों में नौकरी कर भी रहे हैं। जी अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। सर, इनकी बात पहले तो आप बताइए कि अग्निपथ योजना के आप समर्थन में हैं या विरोध में हैं, तो क्यों? अग्निपथ योजना के हम समर्थन में हैं। क्यों हैं? क्यों? इसका कई कारण हैं। सबसे पहला कारण जो बड़ा मतलब दिखने में पहले ही मतलब जिससे हम अग्निपथ जो ये कार्यक्रम है, जो योजना है, इसको लेकर के बहुत सारे भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, भ्रम फैलाया गया है। क्या सेना में रहते हुए लोग अफसर नहीं बने हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये बताइए, क्या एक सैनिक सेना में रहते हुए अधिकारी नहीं बना? बहुत सारे ऐसे जवान हैं हमारे, सर्विस करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई तैयारी जारी रखी और इसी दौरान उन्होंने अधिकारी का पद पा लिया, NDA कंप्लीट किया और वहाँ से वो चैनल है, वहाँ से आपको और शॉर्टकट रास्ता मिलता है। और जिसका पहले से ही टारगेट है कि नहीं हमको सेना में अधिकारी बनना है, वो अग्निवीर की तरफ देखेगा ही नहीं। जिसको साधन नहीं है वो बच्चे इससे सेना मजबूत हो गए कमज़ोर? बहुत सारे लोगों का तर्क है कि भाई 4 साल का अगर आप ड्यूटी देते हैं तो मजबूती, वो जो डेडिकेशन था, वो कमिटमेंट था, वो कहाँ रहेगा? हमेशा वो तो असुरक्षा की भावना रहेगी। आर्थिक रूप से पेंशन भी आप नहीं दे रहे हैं। सर, ये 4 साल के बाद इनको देश के विभिन्न संस्थानों में, जैसा कि गृह मंत्री ने भी अभी अपने संबोधन में बताया किन किन स्थानों पे इनको आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। कोस्ट गार्ड में, रक्षा मंत्रालय में 10% आरक्षण, और इसके बाद आसाम राइफल्स में, CRPF में, कई जगह, और कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि मैं भी अपने यहाँ इनको आरक्षण दूंगा। तो मैं ये मांग करूंगा कि सिर्फ कुछ ही स्टेट गवर्नमेंट नहीं, भारत के अंदर जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सभी आरक्षण दें। इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। चलिए ठीक है सर, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, इधर आइए। तो ये बताइए कि इससे सवाल ये उठता है, जैसे कि अगर आपके, जैसे इन्होंने कहा कि कई ऐसे एग्जाम्पल है कि उन्होंने पेंशन नहीं लिया, वेतन नहीं लिया, जितना पेंशन था उससे गांव का रोड। अगर आज आपके लिए, आप लोगों, आप एक आर्मी है, सारे फ़ायदे उठा रहे होंगे, पेंशन भी मिल रहा, आप लोगों के लिए अगर घोषणा हो जाएगी कि भैया पेंशन बंद हो जाए, तो क्या आप समर्थन करेंगे? देखिए, फिर भी हम समर्थन करेंगे, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन लोग हैं और फौज में जो जाता है ना, वो सैलरी के लिए नहीं जाता है। सबसे पहले बात ये निकाल देना कि फौज जो है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का साधन नहीं है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के वही बच्चे जाते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। जाते हैं, लेकिन फौज जो है ना, आपको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का साधन नहीं है। ये अपने पहले दिमाग से निकाल देना चाहिए आदमी। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो लोग आज उसका बोल रहे हैं कि 17 साल से 17 साल 23 साल के बाद में जाएगा लड़का लोग, जाने के बाद वापस आएगा, उसको क्या मिलेगा? अभी आप 17.5 साल के हैं, +2 करने के बाद 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, 22 साल का 23 साल का हो जाएंगे, तब आप क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या पूंजी है? आप अपने पिताजी के घर में खा रहे हैं, उनके ऊपर बोझ बन रहे हैं, इधर उधर जा करके एग्जाम दे रहे हैं, उसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं अपने पिताजी का। उससे यहाँ भी कौन सा 100% गारंटी मिल रहा है? मेरा बात सुनिए पहले। उसमें क्या होगा, आप 17 साल 17.5 साल में अगर वहाँ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आप 4 साल सर्विस करते हैं, ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट घोषणा की है कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देगी। उसके बाद आपके पास 10 लाख रुपया रहेगा। आप उस पैसा को यूटिलाइज करके आप आगे का फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि बाहर के सिविल में जो एग्ज़ाम में है
एज लिमिटेशन कितना है, 28-29 साल तक है। तब तक आप तैयारी करके और उसमें आगे आप अपना ये कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आप आपके समय इस तरह की योजना होता तो आप सेना ज्वाइन करते या नहीं करते? बहुत ईमानदारी से। एकदम करते। अगर हमारे अंदर कैलिबर है कि मैं यूपीएससी या बीपीएससी, एनडीए या सीडीएस निकाल सकता हूं तो मैं निकालूंगा। अगर नहीं निकाल सकता है, मेरी आर्थिक परिस्थिति या मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं, तो मैं इसमें ज़रूर ज्वाइन करता। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती, क्योंकि मैं 4 साल के बाद छोड़ता तो एक डिसिप्लिन ये मैं छोड़ता, आने के बाद मेरे पास 10 लाख रुपया होता, उससे मैं अपना कोई रोजगार शुरू कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको बहुत ही अच्छा ये सारे इतने बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए। जब इतना फ़ायदेमंद है, आप लोग अनुभवी लोग हैं, सभी लोग सेना के अलग अलग अंगों से आए हैं, तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इतना फ़ायदा? जो सर्विस की जो है, इन्होंने डिस्क्राइब जो किया है इसके बारे में, बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया। लेकिन बात है कि जो हम सर्विस से भर्ती हो, सर्विस का जो मोटो होता है वो सर्विस बिफोर सेल्फ होता है। और हमेशा क्या है ना, चेंजिंग आता रहता है, तब्दीलियाँ होती है ना। अब 47 में जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, 50 में हम इंडिपेंडेंट हुए और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद से कितने संविधान में संशोधन हुए हैं, कितने हुए आपको पता है? अभी तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, 142 हो गए। तो अभी जो है, आगे कल क्या होगा उसमें संशोधन होगा, क्योंकि देखिए संविधान के मूल भावना में आप संशोधन नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए, आप मेरी सुनिए, मूल भाव नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ मैं मूल सेना भावना की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैंने दिया। 1960 इंडो पाक वॉर के बाद आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन स्टार्ट हुआ था। कितने साल के लिए स्टार्ट हुआ था? 5 साल के लिए। आज कितने साल के लिए? उसको जरूरत दे देखा गया तो 10 साल किया गया, फिर +4 बढ़ाया गया, 14 ईयर्स किया गया। मतलब 10 साल के बाद भी 4 साल कर सकते हो, 14 साल कर सकते हो सर्विस आप। 14 या शॉर्ट सर्विस का सुनिए उसका ऑप्शन सारे लोगों ने समझा दिया। मैं बोला जो चीज़ हो रही है, तब्दीलियाँ क्या क्या होगी आगे, ये भी आएगा। अभी शुरुआती दौर में ये अच्छी होगी, समझ जाएंगे तो अच्छी होगी, और आगे भी तब्दीलियाँ होगी। ऐसे आप मत समझिए कि 10 साल बाद तब्दीलियाँ नहीं होगी, जो मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन का बताया। जो थोड़ी सब चीज़ें क्या है जो मैं आपको नहीं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, पश्चिमी लोगों ने बोल दिया। जो कोई भी चीज़ें इम्प्लीटेशन होता है, जैसे कि हम नहीं बोल रहे, सारे मीडिया में देखिए, सब जगह हुआ। आप देखो अगर इंडिया टीवी में एक चल रहा था, आज तक में डिबेट चल रहा था, जैसे मेजर जनरल विशंबर दयाल ने बताया था इसके बारे में। सेना में हर चीज़, जो भी चीज़ होती है उसका एवोल्यूशन होता है। कोई भी चीज़ होता है, इन्फेंट्री का सालाना एवोल्यूशन होता है, आर्म फोर्सेस का होता है, एक कमांडर कॉन्फ्रेंस होता है। उसमें लोगों ने छोटी सी बात उठाई थी, क्या इन्होंने इस चीज़ का बिलीव, इसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस बात को डिस्कस किया। एक्स सर्विसमैन से कोई डिस्कस नहीं करेगा, क्या कमांडिंग अफसर लेवल पर डिस्कस की गई है? हम जो सर्विस में किया मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, हम अफसर से ज़्यादा जूनियर को समझते हैं। मेरे अंदर 60 लड़के होते हैं, हम उसको अच्छी तरह समझते हैं, उनकी भावना क्या है, क्या सोचते हैं। न्यू जनरेशन को हमने बहुत डील किया, 15 साल में डील करके हैं फौज में, ऑनरी लेफ्टिनेंट से मैं रिटायर हुआ। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा बहुत कसम कस है कि ये चीज़ डिस्कस की गई कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा जूनियर अफसर लेवल पे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, जल्दीबाजी लेवल पे, जल्दीबाजी मैं नहीं बोलूँगा, जल्दीबाजी नहीं कहा जा सकता, एक डिस्कसन किया जा सकता है। एक है एक कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक डिस्कस करने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। अभी हाल में सर्विस चीफ ने बोला, नेवी चीफ ने बोला बीच में कि हमने जो किया है, हो सकता है कि ऐसा, मैं नहीं सोचा था कि इतना मैंने बवाल हो जाएगा, बट बवाल हुआ था कि बवाल कराया जा रहा है। बवाल को हटा दीजिए, बवाल को आप एक साइड रख दीजिए, बवाल को क्रिएट किया जा रहा है। जो लोग बवाल कर रहे हैं उसमें कोई भी सेना भर्ती लायक है भी नहीं, बता रहा हूँ, उसमें भर्ती के लायक है भी नहीं, वो बवाल तो क्रिएट किया जा रहा है, समझे ना। और इसके फ़ायदे बहुत है। 4 साल सोच किए कि 6 महीने ट्रेनिंग होगा, ठीक है, ट्रेनिंग का पैटर्न कम है, हो सकता है कि फ्यूचर में 4 के बाद 5 हो जाए, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न फोर्सेज है, मैकेनाइज्ड फोर्सेज है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज है, थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वो हो जाएगा, धीरे धीरे उससे तब्दीलियाँ होगी, बट आज के दिन में सही चीज़ है, कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं है। चलिए सर, आप अपनी राय रखेंगे सर, आपके हिसाब से क्या सही है ये 4 साल की नौकरी? अग्निपथ जो बनाया गया है, सरकार ने जो लागू किया है, देखिए सरकार जो है चाहती है कि जितने भी समाज के और जितने नौजवान हैं उनका भला कैसे हो, आगे वो लोग कैसे बढ़ें। तो इसके लिए सरकार कोई भी चीज़ बनाती है, अपने लिए नहीं बनाती है, वो जवानों के लिए, और प्लस जो आगे बढ़ें, जो हमारे जितने भी जनता है और पूरे जितने भी आदमी हैं उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा सरकार चाहती है। तो ये जो प्रपोजल अग्निपथ जो रखा गया है, ये बिल्कुल सही है। मैं 2 ही 3 चीज़ बताऊंगा।
आज इजराइल आप जो यूक्रेन से लड़ाई जो हो रहा है उसमें आज उनको एक एक आदमी को ट्रेनिंग देना पड़ रहा है। क्यों? आज अगर उसके जवान, उसके जो जितने भी जनता हैं, अगर वो ट्रेंड रहते तो आज किसी देश से लड़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको 4 साल के लिए रखा गया है तो गवर्नमेंट आपको निकाल नहीं रही है, निकाल रही है। गवर्नमेंट बोल रही है तो ठीक है, अगर आपको निकाल रही है तो उसकी जगह में आपको कुछ दे रही है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको बेनिफिट उसके मिलेगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, अगर आप सपोज करिए आपको आज कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो आप तो अप्लाई करते जा रहे हो और एक एज आपका निकल जा रहा है, बट ये 4 साल जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है उस चीज़ को तो हमारे हाथ में है, उस चीज़ को हम ले करके और आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ थोड़ा बहुत तो है हमारे पास, तो उस चीज़ को हम ले करके बेनिफिट। और ऐसा नहीं है कि हम 4 साल वहाँ से आ गए तो हम बिल्कुल जीरो हो गए, फिर उसी जगह में हम आ गए। नो, आपको तो उसके जगह में आपको सरकार पैसा दे रही है। दूसरी बात, आप ट्रेंड सोल्जर हो जा रहे हैं, जो कि आप कहीं पर भी जो हमारी इतनी संस्था है, इतने गवर्नमेंट के प्लस आपके सिविल के जो संस्था हैं, वो सब जगह जो आदमी चाहता है कि हमको ट्रेंड सोल्जर मिले, ताकि जो है हमारा जो है जो आगे जो है हमारे को जो ट्रेनिंग उनको ना देना पड़े। तो एक तरह से उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। चलिए, आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से सही योजना है। किसी को और भी मतलब इसके बेनिफिट समझाना है तो हित में ये बहुत ही अच्छी योजना है सर। एक 35 कैसे अच्छी है हमें बताना सर। एक 35 साल 36 साल का एक जवान और एक 18-20 वर्ष का एक जवान जब जाएगा, आप लेह लद्दाख कारगिल ऐसे बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड एरिया में आप देखिए 35-36 साल का उसके पास एक्सपीरियंस जरूर रहता है, लेकिन जो जुनून होना चाहिए वो 18-20 साल का लड़का में बहुत अच्छा रहता है। वही मांग रहा है ना, वो तो बोल रहा है कि हमारी जो सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा जिसको बोलते हैं आर्थिक, उसका क्या होगा? उसका अपने हितों का ख्याल नहीं रखता। सर, आर्थिक सुरक्षा हेतु 10 लाख 12 लाख दे के कर रही है। एक ट्रेंड सोल्जर वहाँ से निकल के आ रहा है, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है सर। उसका एज बाकी है और बहुत सारे अर्धसैनिक बलों में उसको ये है, वो एक ट्रेंड सोल्जर वहाँ से निकल रहा है सर, 4 साल का स्किल लेके प्लस पैसा लेके। दूसरा है कि सर हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा कितना मजबूत हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव जगह है जहाँ पर। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप सैनिकों में ही कटौती कर रहे हैं? उनके पेंशन क्यों बंद करना चाहते हैं? राष्ट्र इतना कमजोर तो नहीं है? उस पर क्या बोल रहे हैं सर? उससे सारे लोगों को यही होगा ना, एक लोग तो जब भूखे, आपको पता है कि जब लड़ाई चलती थी भूखे पेट रहकर भी इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने ये दिया होगा, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, ये लोगों ने एक टाइम का अनाज तक ये कर दिया। तो इतना राष्ट्र तो कमजोर नहीं है कि सेना को हम लोग पेंशन नहीं दे पाए। सर, सेना को पेंशन सारे को अभी कैसे, अगर 3 गुना, जैसा कि सर ने बताया कि 3 गुना बढ़ोतरी किया है सर, 3 गुना को कैसे करके गवर्नमेंट ये कर सकती है? आप एक निश्चित संख्या में ही सेना को रखना होगा ना सर, कि आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। यूएनओ भी कुछ ऑब्जेक्शन करेगा, हर देश के लिए एक लिमिटेशन होगा, आप उस लिमिट से ओवर कैसे करके आप सैनिकों की संख्या रख सकते हैं? तो उसी में क्या है कि हम नए हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ठीक है, आपको कुछ बोलना था। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि हर देश को एक सेना रखने का भी लिमिटेशन, कि हमारी आर्मी कितनी होनी चाहिए, एयरफोर्स कितना होना चाहिए, नेवी कितना होना चाहिए। मेरा जो सवाल था उस पर कि भैया क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि हम भारतीय सेना को पेंशन नहीं दे सकते? नहीं, ये तो आपका देश चलाने वाले लोगों का, और जो वर्तमान जो हमारे नेवी चीफ हैं या जो अभी CDS बने हैं, इन लोगों ने कैसे समीक्षा करके आगे क्या जनता की डिमांड है उस तरह से उन लोगों ने नीति बनाया। लेकिन सेना में जो लोग भी जाते हैं, वो जिनके अंदर काबिलियत, वो पूरी नौकरी नहीं पूरा करते, वो बीच में अपना रास्ता करके वो निकल जाते हैं। उनके पास ऑप्शन रहता है, और जिनको सेना के जो लायक नहीं होते उनको भी बीच में निकाल दिया जाता है। जो ट्रेनिंग भर्ती होकर जाता है आदमी, ट्रेनिंग के पहले दूसरे महीने में वहाँ टेस्ट होता है, और जो लोग ये सेना के लायक नहीं पाए जाए उनको निकाल दिया जाता है। तो हम लोग केवल उसी पर नहीं जाएं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि आपके पास एक स्किल्ड, आप समझिए उस चीज़ को नॉर्मल वे में समझिए कि आप समझिए कि एक ट्रेनिंग के लिए गए, आपकी अपॉर्चुनिटी इससे भी बेहतर खुली, जहाँ पे सेना का आपके ऊपर कंडीशन नहीं रहेगा। सेना कहने में आसान लगता है, लेकिन जब समय के साथ ड्यूटी करना, 24 घंटा की सेवा देना, दुर्गम चोटियों में जाना, ये जीवन आसान नहीं है। आज इतना आसान होता है तो जो हम लोग 15 साल में छोड़ के, हम 15 साल में नहीं, हम कंटिन्यू 30 साल करते रहते। मेरा सेना के लिए पूरा नहीं होता, लेकिन मुझे लगा कि सेवानिवृत्ति के बाद मुझे भविष्य अच्छा होगा, इसलिए हम सेना छोड़ के समाज में आए हैं। चाहे बाकी लोग भी आते हैं और अच्छा कर रहे हैं समाज में आने के बाद, कोई बैंक में है, कोई अपना बिजनेस किया है, कोई कुछ किया है। शुरुआत हो गई है, तो ये हमारे साथ यहाँ पर तमाम भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोग थे, और इसमें तीनों जो सेनाओं से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, आर्मी, कोई एयरफोर्स और जो है नेवी से लोग आए हैं, और इनकी ये राय है कि भाई बहुत ही अच्छा है।
हालांकि इस पर और डिस्कशन की ज़रूरत है और होनी चाहिए थी। और अपने तो आगे देखते हैं कि भाई आप ये जो एक तरह से सरकार किस तरह से स्टूडेंट को कन्विंस कर पाती है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ शशि भूषण, सोशल